आज पाठशाला में क्या क्या लेकर आया हूं, कौन कौन सी क्लास लगेगी, किस किस की क्लास लगेगी। सबसे पहले बात होगी अरविंद केजरीवाल की। केजरीवाल के खाने में जहर, जेल में मारने की साजिश हो रही है क्या? आज इसका पर्दाफाश करूंगा। जेल में केजरीवाल का बुरा हाल है, बाहर आने के लिए क्या वो मौत के मुंह में जाने को तैयार है? केजरीवाल को बचाने के लिए अब योगी आदित्यनाथ के पास भेजा जाएगा क्या? घर का खाना बंद होगा और अब केजरीवाल को जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा क्या? आज सबसे पहले आपको इसके बारे में बताऊंगा। वोटिंग से ठीक पहले ईवीएम पर वो खबर भी आ गई कि हर एजेंडा ध्वस्त हो गया। ईवीएम का कोई भी बटन दबाया और वोट बीजेपी को जा रहा है। इस खबर का सच क्या है वो भी बताऊंगा। वोट डालने से पहले ईवीएम पर यह चैप्टर नहीं देखा तो बहुत पछताएंगे आज, इसलिए यह चैप्टर जरूर देखिएगा। इसके बाद बताऊंगा कि ओवैसी के साथ बहुत बड़ा खेला हो गया है। चुनाव से पहले 5,40,000 वोटर हैदराबाद से गायब हो गए। वोटिंग से बस 10 घंटे पहले मोदी, योगी और अमित शाह क्या कर रहे हैं वो भी दिखाऊंगा। तेजस्वी के मंच पर ऐसी गंदी गाली कि बिहार के चुनाव में तूफान आ गया। ठाकुर वोटों को साधने के लिए टीवी वाले राम अरुण गोविल बड़ा दांव चलते दिखे। 8 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व सीएम, 1 पूर्व राज्यपाल। कल किसका किसका टेस्ट होगा, यानी 2024 के चुनाव की सारी बड़ी खबरों का कंप्लीट चैप्टर भी खोलूंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा के खिलाफ ईडी ने एक्शन लेते हुए करीब 98 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। बिटकॉइन फर्जीवाड़ा केस में कार्रवाई करते हुए ईडी ने राज कुंद्रा का जुहू का फ्लैट, पुणे का बंगला और शेयर को कब्जे में ले लिया। ईडी ने मुंबई के जुहू में शिल्पा शेट्टी के नाम से रजिस्टर्ड फ्लैट को भी जब्त किया है। शिल्पा शेट्टी की तरफ से कहा गया कि हमें निष्पक्ष जांच पर पूरा भरोसा है। पंजाब के नंगल में वीएचपी नेता विकास की हत्या के मामले में एनआईए जांच कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक एमएचए ने पूरी रिपोर्ट पंजाब पुलिस से मांगी है। पंजाब पुलिस के मुताबिक हत्याकांड में विदेश में बैठे आतंकी संगठन शामिल हैं और इसके तार पुर्तगाल और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े हैं। आईएसआई ही पंजाब के बेरोजगार युवकों को लालच देकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करवा रहा है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति के ग्यू गांव में आजादी के बाद आज पहली बार मोबाइल नेटवर्क पहुंचा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव वालों से फोन पर बात की, उन्हें बधाई दी। इस मौके पर मंडी से बीजेपी कैंडिडेट कंगना रनौत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मेरे हिमाचल के प्यारे परिवारजन, पहले मोबाइल नेटवर्क नहीं आता था, 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, मगर अब नेटवर्क टावर भी लगा है और सीधे पीएम बात भी कर रहे हैं। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती घोटाले के मामले में फंसे आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान से इस वक्त ईडी पूछताछ कर रही है। इस घोटाले के मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है। अमानतुल्लाह खान से लगातार 9 घंटे से पूछताछ चल रही है। कोर्ट के आदेश पर अमानतुल्लाह खान ईडी के सामने पेश हुए हैं और कोर्ट यह कह चुकी है कि अगर ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं तो वो अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार भी कर सकती है। इंडोनेशिया के रुआंग पर्वत पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। इसके बाद इलाके में सुनामी का अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन ने एहतियातन 11,000 लोगों को इलाके से खाली करवा दिया। ज्वालामुखी में रात भर विस्फोट होता रहा, जिसके चलते आसमान में राख ही राख नजर आ रही है। राख के चलते प्रशासन ने पास के एयरपोर्ट को बंद करने का आदेश दिया। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, केजरीवाल के खाने में जहर, जेल में मारने की साजिश हो रही है क्या? जेल में केजरीवाल का बुरा हाल है, बाहर आने के लिए मौत के मुंह में जाने को तैयार हैं क्या केजरीवाल? केजरीवाल को बचाने के लिए अब क्या योगी आदित्यनाथ के पास भेजा जाएगा? और क्या घर का खाना बंद होगा और अब केजरीवाल को जेल की रोटी खानी पड़ेगी? सबसे पहले इसका चैप्टर। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल बाहर आने के लिए किस तरह छटपटा रहे हैं, यह उनके इस कोर्ट से उस कोर्ट तक दौड़ने से ही पता चल जा रहा है। लेकिन आज पूरी कहानी में एक भयंकर ट्विस्ट आ गया बॉस। आज तो सीधे केजरीवाल के खाने में ऐसा कुछ परोसे जाने का आरोप लग गया जिससे उनकी जान को भी खतरा हो सकता है। और आम आदमी पार्टी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि केजरीवाल की जान खतरे में है, केजरीवाल को मारने की साजिश चल रही है। आज आपको केजरीवाल की जान को जो खतरा बताया जा रहा है उसका एक एक सच फैक्ट्स के साथ बताऊंगा। लेकिन पहले पूरा केस समझ लीजिए कि आज अचानक क्या नया टर्न आया है इस पूरे मामले में।
दरअसल 2 दिन पहले ही यानी 16 अप्रैल को केजरीवाल ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक अपील लगाई और उसमें केजरीवाल के वकीलों की तरफ से कोर्ट से कहा गया कि हफ्ते में 3 दिन डॉक्टर के वर्चुअल कंसल्टेशन की परमिशन दी जाए, जिससे केजरीवाल अपनी शुगर से जुड़ी समस्याओं पर डॉक्टर से सलाह ले सके। लेकिन केजरीवाल की इस एप्लीकेशन का विरोध करते हुए ईडी ने कोर्ट को कुछ ऐसी बातें बता दी जो अब तक किसी को नहीं पता थी। आज ईडी के वकील ने कोर्ट के सामने कह दिया कि केजरीवाल, जिन्हें भयंकर शुगर की समस्या है, जिन्हें जेल का खाना ना खाकर घर से खाना मंगाने की परमिशन कोर्ट ने इसलिए दी ताकि उनकी सेहत ठीक चलती रहे, लेकिन वो जेल के अंदर आम खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं और चीनी वाली चाय पी रहे हैं, जिससे उनका शुगर लेवल शूट कर जा रहा है। और यह सब कोर्ट को बताते हुए ईडी के वकील ने दावा कर दिया कि केजरीवाल जानबूझकर यह सब कर रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उनको हेल्थ ग्राउंड पर जमानत मिल सके। ईडी ने कोर्ट में बड़ा दावा करते हुए कहा कि केजरीवाल को पता है कि आलू, पूड़ी, आम, मिठाई खाकर उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाएगा, इससे एक मेडिकल इमरजेंसी बन जाएगी और उन्हें कोर्ट के सामने सिंपैथी मिलेगी, जिससे जमानत लेने के लिए मेडिकल ग्राउंड तैयार हो जाएगा। यानी ईडी साफ तौर पर इसे केजरीवाल का पैंतरा बता रही है, इसे केजरीवाल की सोची समझी रणनीति बता रही है कि केजरीवाल को बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो भाई साहब अब शुगर लेवल खुद ही बढ़ाकर जमानत का रास्ता तैयार करना चाह रहे हैं, ये ईडी दावा कर रही है। ईडी के इस आरोप को लेकर आपको कुछ फैक्ट्स बताऊं और इस पर आम आदमी पार्टी ने क्या दावा ठोक दिया वो भी बताऊं, उससे पहले ईडी के वकील को सुनिए एक बार। Diet chart has been placed before the court. The diet chart had mangoes and sweets. We placed before the court. Regularly consuming sweet foods, which is not permitted for any diabetes patient. I don't want to make any further comments. So, matter is pending before the court. Sir, they have withdrawn their application before they have withdrawn, but the person is in court's custody, and it is the duty of the court to take care to ensure that they are not being a hazard to themselves. अब वाकई इसकी सच्चाई क्या है वो आपको बताऊं, उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। केजरीवाल को एक और झटका, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार हो गए हैं। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त, यानी आम आदमी पार्टी का एक और विधायक जेल में। वक्फ बोर्ड की नियुक्ति के घोटाले के केस में अमानतुल्लाह खान को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। 9.5 घंटे से ज्यादा ईडी दफ्तर में अमानतुल्लाह खान से पूछताछ चलती रही और इस वक्त सूत्रों के हवाले से खबर यह आ रही है कि अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पूरा मामला दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़ा हुआ है, जहां भर्ती घोटाले के आरोप लगे, जहां कई संपत्तियों को जो है देकर और उसके बदले फायदा कमाने के आरोप लगे। और इस मामले में अमानतुल्लाह खान कोर्ट के पास भी गए थे कि उन्हें अग्रिम जमानत मिल जाए और उन्हें राहत मिले, लेकिन कोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी, उन्हें राहत नहीं मिली। और साथ ही कोर्ट ने यह भी कह दिया था कि अगर ईडी के पास सबूत हो तो वो अमानतुल्लाह खान को अरेस्ट कर सकते हैं। और बड़ी खबर यही आ रही है कि अरविंद केजरीवाल के एक और सहयोगी वो भी अब जेल पहुंचेंगे। अमानतुल्लाह खान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस खबर पर और अपडेट दूंगा। फिलहाल हम लौटते हैं केजरीवाल के खाने में जो जहर का आरोप लग रहा है उस पर। केजरीवाल जेल के अंदर क्या क्या खा रहे हैं, आज ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया। ईडी के मुताबिक जेल में केजरीवाल पूड़ी खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं। ये सब चीजें केजरीवाल जेल में बैठकर खा रहे हैं और ये सारी चीजें जेल प्रशासन नहीं दे रहा है उनको। ये सारी चीजें घर से आ रही हैं। पूड़ी, आलू, आम, मिठाई जो शुगर के मरीज को नहीं खानी चाहिए वो घर से आ रही हैं। जो भी डायबिटीज का मरीज होता है वो जानता है कि डायबिटीज में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं और जिनको डायबिटीज होती है उन्हें यह पता होता है कि उन्हें आम खाने से मना किया जाता है, पूड़ी खाना मना होता है, आलू खाने से मना किया जाता है और मिठाई तो भैया दूर से ही देख लो तो भी ठीक है, ये वाला हिसाब रहता है। ये सारी चीजें आलू, आम, मिठाई, पूड़ी, ये डायबिटीज के पेशेंट के लिए जहर है और ये सारा जहर केजरीवाल के थाली में पहुंच रहा है। और कहां से पहुंच रहा है? घर से पहुंच रहा है, क्योंकि कोर्ट ने कहा कि भैया इनको शुगर है, बड़ा शुगर शूट कर जाता है, तो इनको जेल का खाना मत दो, घर का खाना मांग रही है, इनको घर का खाना दे दो। ले, घर से जहर आ रहा है एक तरीके से, मतलब वो असली जहर नहीं, लेकिन ये सब जो खा रहे हैं ये भी तो जहर ही है और ये घर से टिफिन में आ रहा है। भाई सिर्फ आलू, पूड़ी, आम की बात नहीं है,
जेल में केजरीवाल ऐसी ऐसी चीजें खा रहे हैं जो डायबिटीज के मरीज को खानी नहीं चाहिए, जैसे केला खा रहे हैं। भाई, कोई भी डायबिटीज का पेशेंट होगा वो जानता है कि केला नहीं छूना चाहिए। केला खा रहे हैं और मीठी चाय पी रहे हैं। चाय पीना है तो पी लीजिए, ईडी दावा कर रही है कि ये चाय में चीनी डाल के पी रहे हैं, जबकि सीवियर डायबिटीज के मरीजों के लिए ये सब खाने पीने की मनाही होती है, क्योंकि इन चीजों में शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है, जिससे शरीर को नुकसान पहुंचता है। लेकिन इस सब के बावजूद केजरीवाल ये सब बड़े आराम से खा रहे हैं और पी रहे हैं। पूड़ी, आलू, आम, मिठाई, ये सब केजरीवाल तब खा रहे हैं जब उन्हें डायबिटीज की गंभीर बीमारी है। केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है। जेल में रहते हुए शुगर लेवल 140 से लेकर 280 तक चला जा चुका है, जो कि बहुत खतरनाक लेवल माना जाता है। टाइप 2 डायबिटीज को अगर कंट्रोल में न रखा जाए तो शरीर में दूसरी बीमारियों का खतरा बढ़ने लगता है। इससे हृदय संबंधी बीमारियों का भी खतरा बढ़ जाता है, किडनी की परेशानी बढ़ जाती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी यानी आंखों से कम दिखने की समस्या हो जाती है। यानी अगर यही हाल रहा तो केजरीवाल को दिखना बंद हो सकता है। इसके अलावा अगर शरीर में कोई घाव हो जाए तो उसे भरने में बहुत लंबा समय लगता है, कई बार तो अंग काटने की नौबत आ जाती है। और जिन केजरीवाल को इतना भयंकर टाइप 2 डायबिटीज है, उनको यह सब नहीं पता है। इसलिए डायबिटीज के मरीज को शुगर लेवल कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है। शुगर लेवल को कंट्रोल करने की शुरुआत खान पान की आदतों से होती है। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल को तो पता होंगी। आज का नया इनका डायबिटीज थोड़ी है, लेकिन इसके बाद भी वो ऐसा खाना खा रहे हैं जो उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। यहां सवाल यही है कि जिस व्यक्ति को टाइप 2 की सीरियस डायबिटीज है, वो फिर पूड़ी, आलू, आम और मिठाई क्यों मंगवा कर खा रहा है। ईडी ने इसी को लेकर कोर्ट में कहा कि केजरीवाल जानबूझकर अपनी सेहत बिगाड़ रहे हैं, जिससे केजरीवाल की सेहत के आधार पर उन्हें बेल मिल जाए। आज केजरीवाल का डाइट चार्ट भी सामने आ गया, जिसमें पता चला कि 2 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल के बीच उन्होंने कब कब क्या क्या खाया, और जब केजरीवाल ये सब खा रहे थे तो उनका शुगर लेवल क्या था। मतलब ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है। आप देखिए, जो ईडी के हिसाब से जानकारी आई है, जरा यहां डालिए और दिखाइए दर्शकों को कि केजरीवाल क्या खा रहे थे और क्या हो रहा था। जैसे 5 अप्रैल को केजरीवाल क्या खाते हैं आपको पता है? वो खाते हैं आलू, बैंगन, मिठाई और केला। मिठाई भी खा रहे हैं भाई साहब, केला भी खा रहे हैं, ये सब मना है, आलू भी मना है। ये सारे चीजें उन्होंने 5 अप्रैल को खाई और 6 अप्रैल को उनका शुगर लेवल शूट कर गया, 170 पहुंच गया। अब ये सब खाइएगा तो शुगर लेवल नीचे रहेगा। ये हाई ब्लड शुगर लेवल है। इसी तरह 9 अप्रैल को उन्होंने डिनर में मिठाई खा ली और 10 अप्रैल को उनका शुगर लेवल जो आता है वो कितना आता है? 202, 202 सीवियर है ये। मिठाई खाइएगा तो क्या होगा बॉस? इसी तरह से 11 अप्रैल को उन्होंने पूड़ी और आलू खा लिया। आलू पूड़ी दोनों शुगर के मरीज को मना रहता है। 12 अप्रैल को, 11 अप्रैल को खाए पूड़ी आलू, 12 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल का शुगर लेवल 280 पहुंच गया। और यह सारा खाना घर से आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जेल प्रशासन उनको मारने के लिए आलू पूड़ी खिला दे रहा है, मिठाई खिला दे रहा है। आप आलू पूड़ी खा रहे हैं, 280 का शुगर लेवल जा रहा है। और अभी तो आप और माथा पीट लेंगे कि जब 280 का शुगर लेवल आ रहा है उसके बाद उन्होंने क्या किया। यानी मोटे तौर पर आप देखिए कि किस तरह से केजरीवाल वो चीजें खा रहे हैं जिनकी मनाही होती है, और इसे खाने के बाद कैसे उनका शुगर लेवल बढ़ गया। सिर्फ इतना ही नहीं, शुगर लेवल हाई होने के बाद भी केजरीवाल वो चीजें खा रहे हैं जो डायबिटीज के मरीज नहीं खाते। मतलब ये पता होने के बाद भी, भाई सुबह चेकअप हुआ, उसमें दिखा होगा ना कि मेरा शुगर लेवल 200, 280, 170 आ रहा है। उस बढ़े हुए शुगर लेवल के बावजूद उन्होंने कोई परहेज नहीं किया। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं, जरा ये आंकड़ा डेटा देखिए, आपको दिखाता हूं कि क्या क्या केजरीवाल जी ने किया। आप देखिए, यहां देखिए डेट, किस दिन की बात बता रहा हूं, शुगर लेवल कितना था और उन्होंने क्या खाया, ये तीनों चीजें आप देखिए। और ये तीनों चीजें आपको किसके लिए बता रहा हूं? केजरीवाल जी के लिए बता रहा हूं। जैसे अगर आप देखिए 12 अप्रैल को, 12 अप्रैल उनका शुगर लेवल कितना है? 12 अप्रैल को उनका शुगर लेवल 280 आता है, 280। जिस भी आदमी का शुगर लेवल 280 पहुंच जाएगा वो क्या करेगा? तुरंत खाने में परहेज करेगा। दोपहर को 12 अप्रैल को अरविंद केजरीवाल क्या खाते हैं?
12 अप्रैल को 280 के शुगर लेवल पर अरविंद केजरीवाल एक मिठाई खा लेते हैं और आलू बीन्स की सब्जी खाते हैं। आलू बीन्स की सब्जी। अब बताइए आप आलू क्यों खा रहे हैं भाई, जब आपका ऑलरेडी शुगर लेवल 280 पहुंचा हुआ है। मिठाई खा रहे हैं आप 280 के शुगर लेवल पे। इसी तरह से आप 13 अप्रैल को देखिए, 13 अप्रैल को इनका शुगर लेवल आता है 212 और 14 अप्रैल को ये जो है क्या खाते हैं, 14 अप्रैल को देखिए 2 केले खा रहे हैं, 2 केले। रात में आलू की सब्जी खा रहे हैं। बॉस आपका शुगर लेवल जो है वो 202 पहुंचा हुआ है और आप अगले दिन दो केला और आलू की सब्जी खा रहे हैं। इसीलिए ना ईडी कह रहा है, ईडी क्या कह रही है, यही तो कह रही है कि जानबूझ के कर रहे हैं। खाना घर से आ रहा है, शुगर लेवल आपको दिख रहा है बढ़ा हुआ है, बावजूद उसके मिठाई खा रहे हैं, तो ईडी तो आरोप लगाएगी कि जानबूझ के कर रहे हैं। इसके अलावा आप यह भी देखिए कि केजरीवाल डायबिटीज के मरीज हैं, फिर भी उनसे शक्कर वाली चाय छूट नहीं रही। ईडी के मुताबिक केजरीवाल दिन में 2-2 बार शक्कर वाली चाय पी रहे हैं, यह ईडी दावा कर रही है। जबकि डायबिटीज के मरीज के लिए शक्कर वाली चाय जहर जैसी होती है, इससे तुरंत शुगर लेवल शूट कर जाता है, बढ़ जाता है। डायबिटीज के मरीज को शक्कर वाली चाय की पूरी तरह मनाही होती है, लेकिन केजरीवाल पर आरोप लग रहा है कि दिन में 2 बार शक्कर वाली चाय पी रहे हैं। इस सब के बावजूद केजरीवाल मीठी चाय से परहेज नहीं कर रहे। जब केजरीवाल के इन पैतरों की पोल पट्टी खुल गई तो केजरीवाल के वकीलों की तरफ से केजरीवाल के शुगर लेवल की जांच और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो डॉक्टर्स है उनको रेगुलर परामर्श की उन्होंने अर्जी लगाई थी, उनके वकीलों ने वो अर्जी ही वापस ले ली और कहा गया कि अगली बार बेहतर तरीके से आवेदन करेंगे। अभी बेहतर तरीके से नहीं कर पाए थे जब ईडी ने बता दिया कि ये सब चल रहा है। केजरीवाल के वकील ने इन खुलासों पर क्या सफाई दी, जरा उसको भी सुन लीजिए। This is an issue made by ED so that there is home cooked food also should be stopped. This concerns the health. We are very concerned, and whatever he is taking is as per the doctor's prescription. Otherwise, the matter is sub judice. We don't want. Sir, ED's counsel was saying that he is having mango sweets and tea with sugar in the prison. Is that correct? Whatever he is having is as per the doctor's prescribed diet. I don't want to say anything much further. आपको यह भी लग रहा होगा कि केजरीवाल अपनी ही सेहत को जानबूझकर क्यों बिगाड़ेंगे बॉस? क्या केजरीवाल के पास यही एक तरीका बचा है जिससे वो जेल से बाहर आ सकते हैं? दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट केजरीवाल की गिरफ्तारी को ऑलरेडी सही बता चुकी है कि गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पेंडिंग है। 29 अप्रैल को सुनवाई होने की उम्मीद है। अगर अरविंद केजरीवाल जमानत के लिए भी जाते हैं तो पीएमएलए केस में जमानत मिलना आसान नहीं है। यह बात केजरीवाल भी जानते हैं कि पीएमएलए केस में जमानत के लिए उन्हें 2 शर्तें क्लियर करनी होंगी। पहली शर्त यह है कि आप कोई प्रभावशाली व्यक्ति ना हो और दूसरी शर्त यह है कि पहली नजर में केस में आपकी भूमिका ना दिखे। केजरीवाल के ऊपर ये दोनों शर्तें लागू नहीं होती क्योंकि वो सीएम है तो प्रभावशाली व्यक्ति है और हाईकोर्ट भी ये मान चुका है कि शराब घोटाले में केजरीवाल की भूमिका है। अब अरविंद केजरीवाल के पास जमानत मिलने का एक ही ग्राउंड बचता है और वो है हेल्थ ग्राउंड, और शायद इसीलिए अरविंद केजरीवाल ऐसी चीजें जेल में खा रहे हैं जिससे कोर्ट उनकी शुगर लेवल को देखकर जमानत दे दे, जो ईडी आरोप लगा रहा है। आपको याद होगा कि केजरीवाल के करीबी सतेंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मेडिकल ग्राउंड पर ही बेल मिली थी। केजरीवाल शायद यही सोच रहे होंगे कि जैसे सतेंद्र जैन को बेल मिली वैसे ही मेडिकल ग्राउंड पर उन्हें भी बेल मिल जाएगी। लेकिन आप सोचिए जिस तरह का उनका शुगर लेवल है, अगर वो ये जानबूझकर कर रहे हैं तो ये कितना खतरनाक है उनके लिए। यहां एक बात यह भी है कि अगर यह दावा सच है कि केजरीवाल जानबूझकर अपना शुगर लेवल बढ़ा रहे हैं जिससे उनको जमानत मिलने और जेल से बाहर निकलने का आधार तैयार हो जाए, लेकिन इससे तिहाड़ जेल अथॉरिटी की तो परेशानी बढ़ जाती है क्योंकि जेल अथॉरिटी भी ये देखती रहती है कि उसकी जेल में किसी को कुछ ना हो, और इतने हाई प्रोफाइल मरीज को तो जो व्यक्ति है उसको तो कम से कम कुछ ना हो। अगर कोई ज्यादा बीमार पड़ेगा या कोई अनहोनी होगी तो ये जेल अथॉरिटी के मत्थे ही आएगा। इसलिए जेल अथॉरिटी ने केजरीवाल के खाने पीने के तौर तरीकों को देखकर कल ही दिल्ली एम्स से कांटेक्ट किया और एक चिट्ठी लिखी। इसमें तिहाड़ जेल अथॉरिटी ने दिल्ली एम्स से केजरीवाल की बीमारियों के हिसाब से एक डाइट चार्ट बनाने के लिए कहा। जेल अथॉरिटी ने लिखा है कि केजरीवाल को टाइप 2 डायबिटीज है, सीवियर कफ और सीवियर कॉन्स्टिपेशन है। केजरीवाल का लगातार ट्रीटमेंट हो रहा है। जेल के मेडिकल स्टाफ से लगातार केजरीवाल का हेल्थ चेकअप भी हो रहा है। ऐसे में केजरीवाल के लिए एक मेडिकल डाइट तैयार किया जाए जिससे उनका ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। यानी
घर वाले पता नहीं क्या सोच रहे हो, लेकिन जेल प्रशासन तो कम से कम यह चाह रहा है कि केजरीवाल की सेहत ठीक रहे, और वो एम्स से संपर्क कर रहा है कि भैया खाने में क्या देना है बता दो, कम से कम इनका शुगर लेवल ठीक रहे। और इसको सुन के तो लग रहा है कि हो सकता है घर से आने वाला खाना भी हो सकता है आने वाले वक्त में बंद हो जाए और इनको जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। केजरीवाल के जेल में खेल करने के आरोपों पर बीजेपी का कहना है कि तिहाड़ जेल तो दिल्ली सरकार के अंडर आता है, इसलिए अरविंद केजरीवाल को यूपी की डासना जेल शिफ्ट कर देना चाहिए जिससे वो साजिश न कर पाए। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को एक बार सुनिए, फिर यह बताऊंगा कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को लेकर क्या नया आरोप लगा दिया है। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी साजिश ना करें, इसलिए उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए, ताकि जेल उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके और वो इस तरह की कोई भी सहानुभूति लेने वाली कोई साजिश न कर सके। जेल के अंदर केजरीवाल पर अपनी सेहत खुद बिगाड़ने के आरोप लग रहे हैं, लेकिन जब केजरीवाल पर नए खुलासे हुए तो आम आदमी पार्टी का एक अलग ही आरोप लेकर आ गई। आम आदमी पार्टी कहने लगी कि केजरीवाल को जान से मारने की साजिश हो रही है, केजरीवाल को जेल में घर का मिल रहा खाना रोकने की साजिश है, केजरीवाल की सेहत का मजाक उड़ाया जा रहा है, केजरीवाल को इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है, केजरीवाल का शुगर लेवल 300 तक पहुंचा। एक बार आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी को सुनिए, उसके बाद आम आदमी पार्टी के दावे में कितना सच है यह भी बताता हूं। अपने शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए अरविंद केजरीवाल जी रोज 54 यूनिट 54 यूनिट्स इंसुलिन के लेते हैं। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी भी डॉक्टर से पूछ लीजिए, वो आपको बताएंगे कि 54 यूनिट्स इंसुलिन वही व्यक्ति लेता है जिसको बहुत सीरियस डायबिटीज है। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी अपने अनुषांगिक संगठन ईडी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, उनका घर का खाना रोकने की कोशिश कर रही है। एक तरफ आम आदमी पार्टी यह कह रही है कि अरविंद केजरीवाल रोज 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं, जो सिर्फ सीवियर डायबिटीज के मरीज को ही दी जाती है, और दूसरी तरफ यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि केजरीवाल को इंसुलिन नहीं देने की साजिश की जा रही है। तो बहुत सवाल तो यह उठेगा कि जिस आदमी को इतना सीवियर इंसुलिन लेना पड़ता है, उसके खाने में केला, मिठाई, आम, आलू, पूड़ी ये सब जा क्यों रहा है? और अगर आपको यह पता है कि जेल प्रशासन इंसुलिन नहीं दे रहा है केजरीवाल जी को, तो यह सब कम से कम खाना तो मत भेजिए। एक तरफ शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, आप आरोप लगा रहे हैं कि इंसुलिन जेल प्रशासन नहीं दे रहा, तो उनको मिठाई किस बात का भेज रहे हैं भाई? उनको चीनी वाली चाय किस बात की मिल रही है भाई? उनको पूड़ी और आलू किस बात का खिलाया जा रहा है, अगर पता है आरोप आप लगा रहे हैं कि भाई इंसुलिन नहीं दे रहा जेल प्रशासन? केजरीवाल को जेल के अंदर मिठाई, आम, मीठी चाय दी जा रही है, लेकिन इंसुलिन नहीं दी जा रही। अगर भाई ये सब चल रहा है तो कोर्ट में ये सब बताना था। कोर्ट में आप किस बात के लिए गए कि इनको 3 बार डॉक्टर से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चर्चा करने दीजिए? कोर्ट में क्यों नहीं गए कि इनको इंसुलिन नहीं मिल रहा है? और अगर ये सारी चीजें आप खुद बना के भेज रहे हैं तो जेल प्रशासन कैसे मारने की कोशिश कर रहा है भाई? खाना आप बना के भेज रहे हैं, मार देगा जेल प्रशासन। लेकिन क्या बोला जाए, जो चीजें हैं वो आपके सामने हैं। इस वक्त केजरीवाल से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दूं। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर तिहाड़ प्रशासन का जवाब आ गया है। सूत्रों के मुताबिक तिहाड़ प्रशासन ने आम आदमी पार्टी के सभी आरोपों को खारिज किया है। तिहाड़ प्रशासन कोर्ट के आदेश के मुताबिक काम कर रहा है। यह कहा गया केजरीवाल को 3 टाइम की डाइट और दवाएं दी जा रही हैं। केजरीवाल का रोज मेडिकल चेकअप हो रहा है। हर दिन केजरीवाल की मेडिकल रिपोर्ट जारी की जाती है और इसकी जानकारी केजरीवाल को भी दी जाती है। यह जवाब तिहाड़ जेल प्रशासन दे रहा है। आप यह भी ध्यान रखिए कि जब से अरविंद केजरीवाल जेल गए तब से आम आदमी पार्टी केजरीवाल को लेकर अलग अलग आरोप लगाती रही है और वो दावे बार बार गलत ही साबित हुए हैं। जैसे इन्होंने शुरू में यह आरोप लगाया कि केजरीवाल का वजन कम हो गया, जबकि तिहाड़ जेल में उनका वजन 1 किलो बढ़ गया है। यह भी आरोप लगाया गया कि ईडी की कस्टडी में केजरीवाल को परेशान किया जा रहा है, जबकि केजरीवाल ने खुद कोर्ट में बताया था कि अच्छे माहौल में पूछताछ हुई है। फिर आरोप लगा दिए कि अरविंद केजरीवाल को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा।
भगवंत मान को भी मिलने से रोका गया, जबकि जेल में अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी से मिल रहे हैं, भगवंत मान से भी मिल चुके हैं। अगर सच में अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आने के लिए यह सब कुछ कर रहे हैं, तो सवाल है कि वो जेल से बाहर आने पर उन्हें मिल क्या जाएगा। इस पर ज्यादातर लोगों का यही जवाब होगा कि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल जल्द से जल्द बाहर आना चाहते होंगे। लेकिन आप यह समझिए कि केजरीवाल को खुद पता होगा कि अगर उन्हें कोर्ट से मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिल भी गई तो उन्हें चुनाव में कैंपेन की अनुमति तो नहीं मिलेगी। भाई आप हेल्थ इश्यूज के वजह से बाहर आइएगा और कहिएगा हम प्रचार कर रहे हैं, फिर केजरीवाल बाहर आकर करेंगे क्या, इसे भी समझ लीजिए। केजरीवाल जब से जेल में गए हैं तब से पार्टी में फूट की खबरें आ रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता और मंत्री पार्टी छोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को यह बात पता है कि जितने दिन वो जेल में रहेंगे उतना उनकी पार्टी और सरकार पर खतरा बढ़ेगा। अगर वो किसी भी तरह जेल से बाहर आ जाते हैं तो भले ही कैंपेन में हिस्सा न लें, घर पर रहें, फिर भी वो अपनी पार्टी और सरकार को होने वाले संभावित नुकसान से बचा पाएंगे। दूसरी बात यह है कि जेल से सरकार चलाने के जो आरोप लग रहे हैं उन आरोपों पर भी ब्रेक लग जाएगा। तीसरी बात, दिल्ली में 25 मई को वोटिंग है। केजरीवाल के बाहर आने से पार्टी को बूस्ट मिलेगा और बाहर आकर केजरीवाल चुनावी रणनीति को भी मजबूत कर सकते हैं। यानी केजरीवाल के पास बाहर आने की जो वजह है वो आपके सामने है। फैक्ट्स क्या है मैंने आपको बता दिया। अब इसको लेकर जो कुछ भी होना है कोर्ट में होगा ही। कोर्ट इस पर क्या कहता है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन अब पाठशाला में यह बताता हूं कि वोटिंग से ठीक पहले ईवीएम पर वो खबर आ गई, और वो भी कोर्ट से ही आ गई, कि हर एजेंडा ध्वस्त हो गया। ईवीएम का कोई भी बटन दबाया और वोट बीजेपी को जाएगा। इस खबर का सच क्या है? वोट डालने से पहले ईवीएम पर यह चैप्टर नहीं देखा तो बहुत पछताइएगा। ये चैप्टर जरूर देखिए। कल से लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग शुरू होगी। ईवीएम से वोट डाले जाएंगे, लेकिन वोटिंग से 24 घंटे पहले ही विपक्ष ने फिर से ईवीएम को दोष देना शुरू कर दिया। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों में सबसे आगे कांग्रेस रही। कांग्रेस ने आज एक न्यूज आर्टिकल का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ी कर रही है। ईवीएम पर सवाल उठाने वालों में ममता बनर्जी भी आगे रहीं। उन्होंने आज कहा कि वोट डाले तो ईवीएम पर ध्यान रखें। ये लोग यानी बीजेपी वाले चिप लगा देते हैं, बीजेपी पर विश्वास नहीं कर सकते। केरल में सत्ता संभाल रही लेफ्ट पार्टी ने भी ईवीएम पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि ईवीएम में गड़बड़ी है, बीजेपी को वोट जा रहे हैं। यानी वोटिंग से एक दिन पहले ईवीएम पर विपक्ष ने फिर से जबरदस्त माहौल बना दिया। विपक्ष को यह माहौल बनाने का मौका इसलिए मिल गया क्योंकि एक ऐसी खबर से सनसनी फैलाई गई कि केरल में ईवीएम की चेकिंग के दौरान बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट मिल गए। केरल की एक लोकसभा सीट है कासरगोड। इस सीट पर ईवीएम का मॉक पोल किया गया, यानी ईवीएम को इस्तेमाल करने से पहले भाई जो वहां पर पोलिंग एजेंट होते हैं वगैरह वगैरह होते हैं, उनको चेक करके दिखाया जाता है या बता के दिखाया जाता है कि ये देखिए किस तरह से मशीन काम करती है, कैसे काम करती है। आरोप लगा कि मॉक पोल के दौरान 4 ईवीएम और 4 वीवीपैट मशीन से बीजेपी को एक्स्ट्रा वोट मिल गए। बुधवार को यह मॉक पोल किया गया जिसमें कथित गड़बड़ी का दावा किया गया। केरल में सीपीएम पार्टी के नेता ने इसे लेकर चुनाव आयोग से शिकायत करने की बात भी कह दी। अब ईवीएम को लेकर यह खबर वाकई हैरान करने वाली थी कि भाई बीजेपी को ज्यादा वोट पड़ रहे हैं क्या। विपक्ष ने इसे हाथों हाथ लपक लिया। यह खबर तब आई जब सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर ऑलरेडी सुनवाई चल रही थी, इसलिए केरल की इस खबर की गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त ईवीएम से डाले गए वोटों की वीवीपैट की जो पर्चियां होती हैं उसे 100% क्रॉस चेकिंग की मांग को लेकर सुनवाई चल रही है। इस दौरान एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने केरल की खबर का जिक्र कर दिया। प्रशांत भूषण ने कोर्ट को बताया कि केरल में तो गड़बड़ी चल रही है सर जी। उन्होंने न्यूज रिपोर्ट का हवाला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग के वकील भी मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से हाथों हाथ जवाब मांग लिया कि यह क्या है भाई बताइए। कुछ देर बाद चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केरल वाली खबर ही झूठी है। चुनाव आयोग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि केरल वाली न्यूज रिपोर्ट गलत है। चुनाव आयोग ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से आरोपों की वेरीफाई करने के बाद कोर्ट को यह खबर दी कि यह खबर ही सही नहीं है। इस पर वो डिटेल रिपोर्ट भी कोर्ट को दे देंगे। यानी आप सोचिए एक फर्जी खबर पर कैसे देश भर में माहौल बनाया जाता है। आज सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने उन आरोपों पर भी सफाई दी जिसमें एक न्यूज रिपोर्ट का हवाला देकर यह आरोप लगाया गया था कि 2019 के चुनाव में 373 सीटों पर जितने वोट पड़े और जितने वोट काउंट किए गए उसमें गड़बड़ी थी, नंबर मिसमैच था। इस पर चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वीवीपैट स्लिप और ईवीएम में डाले गए वोट के बीच कभी कोई मिसमैच देखा ही नहीं गया।
चुनाव आयोग की तरफ से बताया गया कि 4,16,029 वीवीपैट मशीन है, लेकिन कोई मिसमैच नहीं हुआ। मतलब जब आप वोट डालते हैं तो एक वीवीपैट मशीन होती है, उसमें दिखता है, पर्ची दिखती है कि किसको वोट दिया। तो जो वोट आपने दिया जो कंट्रोल यूनिट में जमा होता है और उस पर्ची को जब भी मिलाया गया है, कभी कोई मिसमैच नहीं हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्सनल राय को अलग रखना चाहिए, डेटा को देखा जाना चाहिए, और अगर कोई मिसमैच नहीं हुआ है तो डेटा तो खुद गवाही दे रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा कि क्या कभी कोई गड़बड़ी नहीं दिखी, कोई मिसमैच नहीं हुआ, इस पर चुनाव आयोग ने दावा किया कि उन्हें 100 शिकायतें मिली हैं, लेकिन जब उसमें मैच कराया गया तो उसमें कोई मिसमैच नहीं मिला। मतलब अगर मान लीजिए कहा गया कि बीजेपी को जो कंट्रोल यूनिट है उसमें दिखा कि 100 वोट आया है, तो वीवीपैट की पर्ची में भी 100 वोट है। कांग्रेस को मान लीजिए 200 वोट है तो वीवीपैट की पर्ची में भी 200 वोट है, मिसमैच नहीं है। चुनाव आयोग ने 2019 की न्यूज रिपोर्ट पर भी सफाई देते हुए बताया कि 2019 में वोटर टर्नआउट को जो लाइव डेटा वेबसाइट पर डाला गया था उसमें मिसमैच था, क्योंकि वहां जो पोलिंग ऑफिसर होते थे उनसे डेटा लेके दिया जा रहा था, लेकिन ईवीएम के डेटा में कोई मिसमैच नहीं था। चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर टर्नआउट के डेटा का ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि अगर कोई गड़बड़ी होती, कोई मिसमैच होता, तो उम्मीदवार भी इस पर सवाल उठाते। कोर्ट ने कहा कि उम्मीदवार को पता होता है कि कितनी मशीन है, कितने वोट डाले गए, तो उम्मीदवार ने सवाल क्यों नहीं उठाए। यानी यह एजेंडा भी कोर्ट में आज ध्वस्त हो गया, ईवीएम के खिलाफ जो चलाया जा रहा था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी बताया कि अब तक कई बार वीवीपैट पर्चियों और ईवीएम से डाले गए वोटों पर शिकायत की गई और उनका मिलान हुआ है, लेकिन कहीं भी गड़बड़ी नहीं पाई गई। चुनाव आयोग ने बताया कि अगर आप देखिए, ये देखिए, वीवीपैट और ईवीएम के वोट का मिलान, इसमें क्या डेटा कहता है जरा सुनिए। गलत वोट पड़ने पर, गलत वोट पड़े भाई, किसी ने कहा गलत वोट पड़ गया, गलत वोट पड़ गया, ऐसी कितनी शिकायत आई? ऐसी शिकायत मिली 26 कि भाई गलत वोट पड़ गया। जब चेक किया गया और जिसने शिकायत की गई उसको दिखाया गया, मिसमैच कितना मिला? मिसमैच मिला 0 मिसमैच, मतलब कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली। फिर रिकाउंटिंग की शिकायत कि भाई इसको रिकाउंटिंग कीजिए, हमको लग रहा है गड़बड़ है। ऐसी 100 शिकायतें मिली, उसमें कितना मिसमैच मिला? जब फिर से काउंटिंग किए 0 मिसमैच, यानी कोई गड़बड़ी नहीं मिली। रैंडम वेरिफिकेशन, यह भी एक तरीका है, यानी जहां पर भी चुनाव होते हैं उसमें जो 5 विधानसभाएं होती हैं उसमें रैंडमली वीवीपैट को सेलेक्ट करके और उसको ईवीएम से जो वोट पड़े उससे मिलाया जाता है। किसी को नहीं पता होता कौन सा मिलेगा। ऐसे रैंडम वेरिफिकेशन हुए 41,629 बार। कितने मिसमैच मिले? 0, एक में भी गड़बड़ी नहीं मिली। और वीवीपैट पर्ची का मिलान, पर्ची का जो मिलान किया गया ईवीएम से बाद में, चुनाव के बाद 4 करोड़ से ज्यादा पर्चियों का मिलान हुआ है, 4 करोड़ प्लस। कितना गलत मिला होगा सोचिए, 1, 2, 10, 5,000, 10,000, कितना? 0 बॉस। 4 करोड़ वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया गया है और 0 गड़बड़ी मिली है, और इसके बावजूद लोग सवाल उठाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम और वीवीपैट को लेकर जो अर्जी लगाई गई थी उसमें यह मांग की गई कि ईवीएम और वीवीपैट की 100% मिलान किया जाए। वीवीपैट से निकली पर्ची वोटर के हाथ में दी जाए और वोटर उस पर्ची को एक अलग बॉक्स में डाले। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर साफ साफ चुनाव आयोग से पूछा कि क्या ऐसा करना संभव है, क्योंकि भाई करोड़ों लोग वोट करते हैं। इस पर चुनाव आयोग ने 2 बातें कही। पहली बात यह कही कि वोटर को वीवीपैट स्लिप देने में वोटर के वोट की गोपनीयता पर प्रभाव पड़ेगा। भाई वोटर तो देख ही रहा है कि किसको वोट दिया और क्या पर्ची छपी। आप कह रहे हैं कि उसको वो पर्ची निकाल के हाथ में दीजिए और फिर वो जाके दूसरे बॉक्स में डाले। अब जब वो दूसरे बॉक्स में डालने जा रहा है, वहां जो लोग खड़े हैं उनमें से किसी ने लिख के देख लिया, उसको लगता है कि भैया मान लीजिए किसी का पोलिंग एजेंट है, कुछ है, वो कहेगा कि भाई तुमने बीजेपी को क्यों दिया, तुमने टीएमसी को क्यों दिया, तुमने कांग्रेस को क्यों दिया, अच्छा इसने कांग्रेस को दिया है, इसने बीजेपी को दिया। अब उस आदमी की क्या हालत होगी सोचिए।
दूसरी बात यह कि स्लिप मिलने के बाद इसका इस्तेमाल लोग किस तरह से करेंगे यह भी नहीं कहा जा सकता। भाई कल को कोई कह देगा कि हमने बीजेपी को दिया था लेकिन देखिए ना स्लिप में कांग्रेस आया है, या हमने कांग्रेस को देखिए दिया था देखिए ना बीजेपी का आया है। फिर चुनाव क्या रोक के हर बार यही चेक होता रहेगा बीच में? क्योंकि बीच में तो चेकिंग हो नहीं सकती, इसलिए पर्ची नहीं दी जाती है। यह आज चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया। सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में वीवीपैट स्क्रीन पर भी सवाल उठाए गए। कहा गया कि वीवीपैट स्लिप कटते हुए और गिरते हुए वोटर को दिखना चाहिए ताकि वोट रजिस्टर होने की गारंटी मिले। यह मांग की गई कि 2017 के उस फैसले को बदल देना चाहिए जिसमें 7 सेकंड तक लाइट जलती है और वीवीपैट स्लिप दिखती है। लेकिन इस पर कोर्ट ने कह दिया कि हर चीज पर शक करना सही नहीं। किस पे शक कीजिएगा भाई? कल को कहिएगा जो वीवीपैट की पर्ची गिना, मान लीजिए कोर्ट ने कह दिया 100% पर्ची गिनो, अब आप कहिएगा जो गिना वही गड़बड़ी कर दिया, वो बीजेपी का आदमी है। तब होनोलुलु से जाके लेके आदमी आइएगा जो गिनती करेगा। ईवीएम से वोट कैसे डाले जाते हैं इस पूरे सिस्टम को भी एक बार आपको समझना चाहिए। मैं जरा आपको दिखाता हूं क्योंकि ये देश के लिए बड़ा जरूरी है, इसलिए मैंने कहा कि ये चैप्टर देखिए, क्योंकि अभी आप वोट डालने जाइएगा और मन में शंका लेके जाइएगा तो वोट डालने में मजा भी नहीं आएगा। अब जरा इसको देखिए, इसको पॉज कीजिए। जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके इस पूरे सिस्टम में 3 मेन यूनिट होते हैं। एक होता है कंट्रोल यूनिट, इसको जरा जूम करके दिखाइए। एक होता है कंट्रोल यूनिट, ये जो है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। एक होता है बैलेट यूनिट जिसमें जो भी कैंडिडेट है उसका नाम लिखा होता है और यहां पर बटन होता है। और एक होती है वीवीपैट मशीन, और ये आप जो छेद देख रहे हैं इसी में जब आप वोट देते हैं तो यहां पर वो पर्ची बनकर आती है जिसे आप देखते हैं। 7 सेकंड तक लाइट जलती है और वो पर्ची फिर अंदर गिर जाती है। अब होता क्या है इसको जरा समझिए। दरअसल जो कंट्रोल यूनिट है, वोट डालने से पहले कंट्रोल यूनिट को एक्टिवेट किया जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी गया और धड़ 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 वोट डाल के चला आया, ऐसा नहीं होता है। जब आप अंदर वोट डालने जाएंगे पहले कंट्रोल यूनिट को प्रिसाइडिंग पोलिंग ऑफिसर जो है वो एक्टिवेट करता है। जब तक कंट्रोल यूनिट को ऑन नहीं किया जाएगा तब तक वोटिंग की शुरुआत नहीं होगी। और एक बार ऑन होता है तो एक ही वोट पड़ता है, फिर अगला वोटर आएगा, फिर ऑन होगा, तब दूसरा वोट पड़ेगा। यह नहीं कि एक आदमी गया और 4 वोट डाल के चलाया। कंट्रोल यूनिट के एक्टिवेट होने के बाद बैलेट यूनिट का मौका आता है। यहां पर आप जाकर अपना वोट दबाते हैं। इसके बाद भी वोट रजिस्टर नहीं होता। इसके बाद वीवीपैट में आपने जो वोट दिया है वो एक प्रिंटर की तरह है। यहां पर आपको वो प्रिंट होकर वो पर्ची आ जाती है जहां पर आपको दिखता है कि भैया आपने किसको वोट दिया है। ये 7 सेकंड तक इस तरह से रुकी रहती है। ये देखिए, ये जैसे वीवीपैट है और यहां पर आपको ये पर्ची दिखेगी। इसमें 7 सेकंड तक आप इसको देख सकते हैं। उसके बाद हर वोट की पर्ची कटकर एक सील्ड बॉक्स में चली जाती है और जब वो पर्ची कटकर गिरती है तो यहां एक मैकेनिज्म लगा होता है, सेंसर। जैसे उस सेंसर को पता चलता है कि पर्ची कटकर गिर गई, तब इस कंट्रोल यूनिट में आपका वोट रजिस्टर होता है। तब जाकर एक वोट रजिस्टर होता है जब वो पर्ची गिरती है। यह है पूरा हिसाब किताब। और हर जगह जहां भी आप वोट डालने जाइएगा, जहां भी एक एक प्रोसेस है, उसमें पोलिंग एजेंट्स जो होते हैं अलग अलग पार्टियों के, वो मौजूद रहते हैं। सबके सामने सब कुछ होता है। उसके बावजूद अगर शक करना है तो कोई क्या कर सकता है। हालांकि कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। फैसला आ जाएगा कि कितनी पर्चियों का मिलान करना, 100% करना या नहीं करना है। लेकिन आज बहुत सारे एजेंडे जो ईवीएम को लेकर चलाए जा रहे थे वो आज ध्वस्त हो गए। लेकिन आज एक बहुत जबरदस्त चीज भी हुई पाठशाला में। अब अगली क्लास में आपको बताता हूं ओवैसी के साथ कैसे बहुत बड़ा खेला हो गया है। चुनाव से पहले 5,40,000 वोटर हैदराबाद से कैसे गायब हो गए। वोटिंग से बस 10 घंटे पहले मोदी, योगी, शाह क्या कर रहे हैं। तेजस्वी के मंच पर ऐसी गंदी गाली कि बिहार के चुनाव में तूफान आ गया। यानी 2024 के चुनाव की हर बड़ी खबर का कंप्लीट चैप्टर अब शुरू करते हैं। पाठशाला में इस वक्त चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी खबर आपको पहले बता देता हूं। असदुद्दीन ओवैसी के हैदराबाद में बोगस वोटर्स पर बड़ा एक्शन किया है चुनाव आयोग ने। हैदराबाद जिले से 5,41,000 बोगस वोट यानी फर्जी वोट हटा दिए गए। लिस्ट में 4,39,801 वोट शिफ्टेड वोटर जो हैं वो हटाए गए हैं। वोटर लिस्ट से 47,141 डेड वोटर्स हटाए गए हैं। लिस्ट से 54,259 डुप्लीकेट वोटर्स भी हटाए गए हैं।
यानी हैदराबाद जिले में जो 2 लोकसभा सीट आती हैं, एक सीट हैदराबाद है, दूसरी सीट सिकंदराबाद है, दोनों को मिलाकर करीब 45 से 46 लाख वोटर हैं। इनमें से अब अगर 5 से 6 लाख वोट हटाए गए हैं, तो अगर आधा आधा वोट भी मान लिया जाए तो 2.5 लाख के करीब फर्जी वोट हर सीट से हटा दिए गए हैं, जो जीत और हार के मार्जिन को बहुत कम कर सकता है। और ओवैसी के लिए यह बड़ा झटका बताया जा रहा है, क्योंकि वहां जो बीजेपी की कैंडिडेट है माधवी लता, उन्होंने पहले ही आरोप लगाया था कि ओवैसी इसलिए जीतते हैं क्योंकि वहां पर फर्जी वोट हैं। और अब बड़ी खबर यह आई कि 5,40,000 फर्जी वोट हैदराबाद जिले से हटा दिए गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से। यह ओवैसी के लिए बड़ा झटका इसलिए भी है क्योंकि हैदराबाद में आरोप लगते रहे कि ओवैसी बोगस वोटों की वजह से जीतते हैं। हैदराबाद में ओवैसी के सामने बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता का हैदराबाद में बोगस वोटर्स को लेकर दावा था कि हैदराबाद में 6 लाख के करीब बोगस वोट हैं, जिसमें से 1.5 लाख वोट 2-2 आईडी कार्ड वाले हैं। माधवी लता का दावा है कि अगर ये बोगस वोटर हैदराबाद से हट गए तो ओवैसी कम से कम 1.5 लाख वोट से हैदराबाद में हार जाएंगे। यहां आपको ओवैसी की जीत का अंतर भी देखना चाहिए कि 2019 में ओवैसी कितने मार्जिन से जीते थे। उससे आपको पता चलेगा कि ओवैसी पर इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ये इतनी बड़ी संख्या में लाखों वोट का हटना। हैदराबाद सीट आपको बताता हूं जो ओवैसी की सीट रही है और पुश्तैनी सीट रही है। मैं आपको 2019 का हिसाब बताता हूं। कुल वोटर इस हैदराबाद की सीट पर, कुल वोटर जो हैं यहां पर मौजूद थे 19,57,931 वोटर इस हैदराबाद सीट का बता रहा हूं। और इसमें से वोट कितने पड़े? वोट पड़े 2019 के चुनाव में 8,77,941 वोट पड़े। इसमें टर्नआउट जो है, यानी वो टर्नआउट था 44% के आसपास, 44.84%, ये था टर्नआउट। अब ओवैसी को कितने मिले वोट? ओवैसी के वोट, ओवैसी को 2019 के चुनाव में इस 8 लाख में से 5,17,471 वोट मिले। और जीत का मार्जिन कितना था? जीत का मार्जिन था ओवैसी के लिए 2,82,186 वोट। अब बीजेपी यही दावा कर रही है, माधवी लता यही दावा कर रही है कि फर्जी वोटर हट गए तो ये 2,82,186 सब गायब हो जाएगा। और अब वहां से खबर है कि करीब 5.5 लाख के आसपास वोटर हट गए तो ये 2,82,186 का मार्जिन भी हट जाएगा क्या? अब ये बड़ा सवाल है। अब जब इतनी बड़ी संख्या में हैदराबाद में बोगस वोट मिले हैं और इन बोगस वोट को डिलीट कर दिया गया है, इसके अलावा हैदराबाद में ओवैसी के सामने बीजेपी का कैंडिडेट भी इस बार मजबूत है, कांग्रेस भी तेलंगाना में मजबूत हुई है। इन सारी चुनौतियों के बीच ओवैसी के लिए बड़ा चैलेंज होगा और सवाल होगा कि क्या वो अपनी हैदराबाद की सीट को बचा पाएंगे या नहीं। ओवैसी के लिए अपना गढ़ बचाना इस बार चैलेंज बन गया है, लेकिन गांधीनगर के अपने गढ़ में गृहमंत्री अमित शाह को टक्कर देने वाला दूर दूर तक नहीं दिख रहा। आज अपनी सीट गांधीनगर में अमित शाह ने बैक टू बैक 3 रोड शो किए और इन रोड शो में भारी भीड़ नजर आई। जगह जगह फूलों की बारिश हुई अमित शाह पर। अमित शाह के साथ गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी थे। अमित शाह ने कहा कि पिछली बार वो गांधीनगर में 5 लाख वोट से जीते थे, इस बार जीत का अंतर 10 लाख से ज्यादा होगा। अमित शाह ने टाइम्स नाउ नवभारत से खास बातचीत की। एक बार वो बातचीत का हिस्सा सुनिए, उसके बाद बताऊंगा कि बिहार में तेजस्वी यादव के मंच पर ऐसी गंदी गाली किसने दी कि बिहार के चुनाव में वोटिंग से पहले तूफान आ गया। प्रियंका गांधी कह रही है 180 सीट नहीं आए, अगर ईवीएम मशीन का हो, गड़बड़ी ना हो। तो जिस असेंबली चुनाव में कांग्रेस जीती थी वो ईवीएम सही देखा। नाचना ना आए आंगन टेढ़ा, इस थ्योरी के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है। बीजेपी तो कॉन्फिडेंट है, लेकिन इंडी गठबंधन का बुरा हाल है। उनके यहां कुल्हाड़ी पर पैर मारने की जैसे रेस चल रही है। बिहार में तेजस्वी यादव की रैली में चिराग पासवान की मां के लिए अपशब्द कहे जाने के मामले में बहुत चर्चा बढ़ गई है। इस पर आरजेडी और इंडी गठबंधन घिरा हुआ है। यह तब की बात है जब जमुई में आरजेडी की एक रैली चल रही थी। इसी रैली के मंच के करीब पहुंचकर एक शख्स ने चिराग पासवान की मां को लेते हुए गाली दे दी। इसका वीडियो भी बनाया गया।
यह तब हो रहा था जब मंच पर तेजस्वी यादव थे। आप देखिए, तेजस्वी यादव मौजूद हैं और उनका भाषण चल रहा था। आप एक बार पहले देखिए वहां क्या हुआ, जिस पर बिहार के चुनाव में बड़ा तूफान आ गया है। फिर बताऊंगा कि इस पर चिराग पासवान ने क्या कहा और तेजस्वी यादव क्या सफाई दे रहे हैं। विजय भैया, विजय भैया, विजय भैया, ना विजय भैया, चिराग पासवान चिराग पासवान के रुक जितना खड़ा करते रहे। अब आपको वो गाली हम सुना भी नहीं सकते, लेकिन जो व्यक्ति गाली दे रहा है वो मंच के बिल्कुल करीब है। तेजस्वी यादव दिख रहे हैं, वीडियो बन रहा है और तेजस्वी यादव को मां की गाली दी जा रही है। राजनीति अपनी जगह है, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान को मां की गाली दी जा रही है। राजनीति अपनी जगह है, वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, विचारधारा अपनी जगह है, लेकिन किसी के परिवार को अपशब्द कहना, मां की गाली देना, पर्सनल कमेंट करना, यह गलत है और जनता इसे पसंद नहीं करती। चिराग पासवान ने यह सवाल उठाया कि जब उनकी मां के बारे में ऐसा कहा जा रहा था तो मंच पर मौजूद तेजस्वी यादव ने कुछ क्यों नहीं कहा। पहले चिराग पासवान को सुनिए, फिर तेजस्वी यादव कैसे डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं यह भी दिखाऊंगा। जिस तरीके से मां बहन को गाली दी जाती है और वो भी तब जब उनके दल के सबसे बड़े नेता उस मंच पे मौजूद रहते हैं। तकलीफ मुझे इस बात की भी है कि उस मंच पे मेरा छोटा भाई तेजस्वी मौजूद थे। मां सिर्फ वो मेरी ही नहीं, उनकी भी है। जो पारिवारिक रिश्ता है, मेरे ऊपर तो कई बार आरोप भी लगते हैं इसी बात के कि मैं लालू परिवार से मैं बहुत ज्यादा पारिवारिक रिश्ते निभाता हूं, पर ऐसे में जब उन्हीं के सामने मेरे परिवार के लोगों को गाली दी जाती है, मैं अगर उनकी जगह होता, मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब देता। तेजस्वी यादव के सामने हुए इस गाली कांड के बाद बिहार की सियासत में उबाल आ चुका है। चूंकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी एनडीए का हिस्सा है, ऐसे में एनडीए की महिला विंग ने मोर्चा संभाला। पटना में एनडीए की महिला नेता चुनाव आयोग पहुंची और एनडीए नेताओं ने चुनाव आयोग में लिखित शिकायत दी। तेजस्वी यादव और आरजेडी नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की गई। गाली देने का यह मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया, लेकिन तेजस्वी यादव तो इसके जवाब में यह कह रहे हैं कि उन्होंने तो कुछ सुना ही नहीं। सुनिए एक बार तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। मंच के नीचे जब हम भाषण दे रहे थे, तब हम तो अपना भाषण दे रहे हैं, है ना, उसमें तो कुछ समझ में आता नहीं। लोग जो है नारे लगाते हैं, कौन क्या बोल रहा, कोई अपने वीडियो बना करके डाला है उसमें। तो ऐसी बात जो है, हमको लगता है कि इस बात को जो है सब लोग समझते हैं कि क्या है नहीं है। हम लोगों को भी कई लोग ऐसी गालियां देते होंगे पब्लिक में, वहाँ नीचे बैठ करके कौन वीडियो बना रहा, कौन क्या बोल रहा है, नीचे से ऊपर थोड़ी सुनाई दे रहा है। यही बात जो है पतंगर इसका नाम बनाया जाए तो ज्यादा अच्छा। तेजस्वी यादव बार बार ये कह रहे हैं कि उनको सुनाई नहीं दिया, लेकिन एक बार ये भी कह देते कि जिसने गाली दी उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जो गाली दे रहे थे वो तेजस्वी यादव के ही पार्टी के नेता का नाम लेकर है, भैया है भैया, यानी पहचानते होंगे। और जो नेता उनको नीचे देख रहे थे वो तो पहचानते होंगे ये लोग कौन है। ये देखिए ना, उनको देख के बोल रहे हैं, कार्रवाई की बात बोल देते। तेजस्वी यादव भी ऐसा लग रहा है उधर ही देख रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, लेकिन इस मामले में वो बैकफुट पर है, क्योंकि साफ है कि इस तरह की बात कोई पसंद नहीं करेगा, उल्टा नुकसान होगा। इसलिए अब तेजस्वी इस पर बात नहीं कर रहे, वो सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार पूर्णिया और गया में पीएम मोदी की रैली में नहीं गए, तो तेजस्वी यादव को एक मौका मिल गया। तेजस्वी यादव ने सवाल उठाया कि सीएम को घर में कैद कर दिया गया है। सुनिए एक बार तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी पर क्या कहा, फिर बताऊंगा कि आखिर नीतीश कुमार हैं कहां। हमने तो अपने इतिहास में पहली बार ऐसा देखा कि मुख्यमंत्री जो है वह चुनाव के वक्त जो है घर में कैद हो गया। अब है या कर दिया गया है, ये सवाल उठता तो है, लेकिन अब आप देखिए क्या हो रहा है। ऐसा तो कभी हुआ नहीं पहले। दरअसल चुनाव के ऐलान के बाद पीएम मोदी ने बिहार में जमुई, नवादा, गया और पूर्णिया में रैलियां की। नीतीश कुमार पीएम मोदी की जमुई और नवादा की रैली में शामिल भी हुए।
गया और पूर्णिया की रैली में नीतीश नहीं गए तो तेजस्वी सवाल उठाने लगे। जेडीयू के मुताबिक रणनीति के तहत पीएम मोदी की रैली में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। जेडीयू के मुताबिक पीएम ने ही यह तय किया कि सभी नेताओं को आने की जरूरत नहीं है, सभी नेता अलग अलग प्रचार करें, हर रैली में हर कोई पहुंचे जरूरी नहीं। इसके बाद नीतीश कुमार पीएम मोदी की पूर्णिया और गया की रैली में नहीं गए। कल बांका, भागलपुर, मधेपुरा में नीतीश कुमार चुनावी सभा भी करेंगे। साफ है कि बिहार में नीतीश कुमार के एक्टिव न होने की बातें गलत है। बिहार में तो बीजेपी, नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिलकर मजबूत गठबंधन के तौर पर दिख रहे हैं। वहीं यूपी में तो मोदी योगी की जोड़ी के सामने कोई दूर दूर तक नहीं दिख रहा। चुनाव प्रचार में सीएम योगी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। योगी आदित्यनाथ पिछले 19 दिनों में यूपी के अलावा 5 स्टेट्स में 50 से ज्यादा रैली कर चुके हैं। आज योगी आदित्यनाथ यूपी में थे, जहां उन्होंने ताबड़तोड़ 3 रैलियां कर डाली। इस दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। सीएम योगी को भी सुनिए, उसके बाद बताऊंगा कि सीएम योगी ने मेरठ पहुंचकर कैसे ठाकुरों की नाराजगी को दूर किया। देश के हित के बारे में सोचने वाले लोग नहीं थे, पहले तो अपने परिवार के बारे में सोचने वाले लोग थे। इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं चुनाव नेशन फर्स्ट बनाम फैमिली फर्स्ट के बीच में होने जा रहा है। स्वार्थ के परिवार में और मोदी के परिवार में, मोदी का परिवार 140 करोड़ का भारत है, इसलिए उनके लिए राष्ट्र पहले है और कांग्रेस, सपा, बसपा इनके लिए अपना परिवार महत्वपूर्ण है, इसलिए अपने स्वार्थ के परिवार के बाहर ही सोच भी नहीं सकते। सीएम योगी ने आज गाजियाबाद, बुलंदशहर और मेरठ में रैलियां की। पश्चिमी यूपी में पिछले कुछ दिन से यह कहा जा रहा है कि ठाकुर समाज बीजेपी से नाराज है। इस लिहाज से सीएम योगी की मेरठ रैली को अहम माना गया। मेरठ से बीजेपी के कैंडिडेट रामायण सीरियल के राम अरुण गोविल हैं। ठाकुरों की नाराजगी के बीच अरुण गोविल ने अपनी पत्नी को लेकर क्या कहा, वो भी सुनिए। मेरी पत्नी लेखा, श्रीलेखा, वो अलीगढ़ की है और चौहान है, ठाकुर है, ठाकुर खानदान से है। अब जब मैं घर में व्यस्तता के बाद जब उनको समय नहीं देता हूं तो फिर मुझे ठकुराइन का रूप देखना पड़ता है। तो उनको मैं मना लेता हूं किसी तरह, और इसीलिए आपको भी मना रहा हूं कि इस बात को अन्यथा न ले आप बिल्कुल भी। तो पहले चरण का मतदान सामने खड़ा है और हर कोई अपनी पूरी ताकत लगाए हुए। टाइम्स नाउ नवभारत पर भी हम चुनावों से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। पाठशाला में फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, वो बताऊं। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी का विरोध की शुरू हो गया है आम आदमी पार्टी में। आम आदमी पार्टी ने गिरफ्तारी को बीजेपी की साजिश बताया है। आपका कहना है कि ईडी ने बेबुनियाद आरोप लगाकर गिरफ्तार किया है। अमानतुल्लाह खान के घर पहुंच रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता, कई लोग ट्वीट कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि ऑपरेशन लोटस है, वगैरह वगैरह चीजें। क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले हमने आपको पाठशाला में ही बताया था कि अमानतुल्लाह खान को ईडी ने 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है वक्फ बोर्ड के घोटाले के आरोपों के मामले में। और आम आदमी पार्टी इसे फिर से बीजेपी की साजिश बता रही है।